हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। लास्ट क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था। इस क्लास के थ्रू हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान कैसे बना, क्यों बना और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया आया ना, वो आया एम.एन. रॉय के दिमाग में 1934 में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई पार्लियामेंट नहीं थी। जो पार्लियामेंट अभी क्या है, आज के वक्त में पार्लियामेंट इज़ ए लॉ मेकिंग बॉडी। तो उस टाइम कोई पार्लियामेंट थी नहीं, तो उस पार्लियामेंट ना होने की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाना था। और इस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होना चाहिए, ये आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब के दिमाग में आता है 1934 में। उसके बाद क्या हुआ कि एक भारत में अंग्रेजों ने, जब पोस्ट वर्ल्ड वार हो गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो है ब्रिटिश जो हैं क्या करते हैं, भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं जो 1946 में आता है। इस कैबिनेट मिशन में जो मेंबर थे, इसको जो हेड कर रहे थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिक्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। ये तीन लोगों का जो कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए एक संवैधानिक सभा का निर्माण करना। इस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो इसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भारत में एक संवैधानिक सभा बनाने की कार्रवाई क्या कर दी जाती है, शुरू कर दी जाती है। जिसके तहत होता क्या है, जो है एक इलेक्शन कराए जाते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, क्या था, जो कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जुलाई अगस्त 1946 में भारत में संविधान निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाने के लिए क्या कराए जाते हैं, इलेक्शंस कराए जाते हैं। और ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में जी इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें कुछ सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। कांग्रेस की उस टाइम मेजोरिटी रहती है आईएनसी की। उसके बाद कुछ सीटें मुस्लिम लीग्स की होती हैं, कुछ सीटें जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो मेजोरिटी जो थी वो आईएनसी की आती है इस इलेक्शंस में। होता क्या है, जब टोटल स्ट्रेंथ जो असेंबली की होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो रखी जाती है 389 रखी जाती है। इस 389 में से 296, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के माध्यम से 1 मिनट दिखाने का आपको कोशिश करूँगा। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की, ये थी हमारी 389। इस 389 स्ट्रेंथ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से 296 जो सीट्स होती हैं वो होती हैं हमारी ब्रिटिश इंडिया से, वाइल द 93 सीट्स क्या होती हैं, प्रिंसली स्टेट से। अब जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है इन 296 पर। क्यों? क्योंकि ये 93 जो थे ये थे हमारे प्रिंसली स्टेट से। इन्होंने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना नहीं चाहते थे। तो यहाँ से इनका किस्सा हो जाता है खत्म। अब बचता है 296 सीट। इस 296 में से जो 292 सीट होती हैं वो होती हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और जो 4 सीट्स होती हैं वो होती हैं चीफ कमिश्नरीज से। ठीक है, टोटल कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी 389 में से 296 थे हमारे ब्रिटिश इंडिया से और 93 थे प्रिंसली स्टेट से। ये जो 93 सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स की, ये मना कर देते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर इनकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बात आती है इस ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटों की, जिसमें से जो 292 सीट हैं ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से थी, जबकि 4 चीफ कमिश्नरीज से थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं होता क्या है, यहाँ पे ये जो चीफ कमिश्नरीज थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस, यहाँ पर कमिश्नर का शासन होता था, और ये जो 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे यहाँ पर गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, हम बैक चलते हैं अपनी पुरानी उसी स्लाइड पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो हुए वो हुए हमारे जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए और नवंबर 1946 में ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। और होता क्या है, यहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो जाती है और इसकी पहली मीटिंग जो होती है वो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। और पहले दिन इसको जो अटेंड करने वाले मेंबर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सिर्फ 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया। तो यहाँ पर हमारा हुआ क्या, कैबिनेट मिशन की जो सुझाव थे उन सुझावों के आधार पर भारत में जुलाई अगस्त में इलेक्शन कराए जाते हैं। नवंबर 1946 में हमारा
ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसको 211 मेंबर अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हाउ मैनी मेंबर्स वर अटेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली मीटिंग को कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था, तो वो हमारा आंसर होगा 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था। और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये हमारे क्या थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोस्तों जो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि फ्रांस में ये प्रैक्टिस थी कि जब भी लॉ मेकर्स मिलते थे तो उनमें जो सबसे सीनियर होता था उसको क्या बना दिया जाता था, उसको जो है प्रेसिडेंट मान के आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया जाता था। तो अब हम यहाँ पर जो है चलते हैं अगली स्लाइड पर। आगे क्या है, जब हमारी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग में सच्चिदानंद जो सिन्हा है उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और टेम्पोररी प्रेसिडेंट का दोस्तों काम क्या होता है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि जो नया अगर मैं आज के उसमें तात्कालिक परिस्थितियों की बात करूं तो जब नई संसद चुन करके आती है, जब नया इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, तो उसके बाद एक इंटरिम प्रेसिडेंट चुना जाता है। और उस इंटरिम प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि एक स्पीकर का चुनाव कराए और उसके बाद वो आगे की कार्यवाही शुरू होती है। तो वहाँ पर भी उस टाइम भी क्या था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को फ्रांस की प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सीनियर मेंबर होने के नाते उनको हम क्या बना देते हैं, प्रेसिडेंट बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करवाते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड एच.सी. मुखर्जी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। यहां से होता क्या है, 11 दिसंबर के बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी का काम समाप्त हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आते हैं सर बी.एन. राव, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है। सर बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। बी.एन. राव सबको क्या एडवाइज कर दिया जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया जाता है। फिर 13 दिसंबर को एक मीटिंग होती है 1946, जो बहुत ही हिस्टोरिकल है अपने आप में। इस दिन क्या होता है कि जो पंडित नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आते हैं, कहाँ पर, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखिए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन मतलब कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसी को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाते हैं, जो आगे चल के क्या बनता है, प्रस्तावना, कुछ उसमें अमेंडमेंट और कुछ उसमें ऐड करने के बाद वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इस रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि जो पंडित नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, उसको कब अडॉप्ट किया गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे जाके क्या बनता है, संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने रेटिफाइड किया था इंडिया की मेंबरशिप को इन द कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या काम किए, देखिए इसका जो काम था, सबसे पहला और मुख्य काम था, वो काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। सबसे पहला काम इसका था संविधान बनाने का, ठीक है। जब संविधान बन जाता है, आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद क्योंकि कोई पार्लियामेंट तो थी नहीं और इलेक्शंस हुए हैं हमारे 1951-52 में, तो तब तक के लिए ये हमारा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी का काम भी करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला काम संविधान बनाना, दूसरा काम एज अ पार्लियामेंट काम करना, क्योंकि तब तक कोई इलेक्शंस हुए नहीं थे। तीसरा इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो भारत की मेंबरशिप है वो कॉमनवेल्थ के लिए जो है उसको रेटिफाई कर दिया, अंगीकार कर दिया। पांचवा इनका काम था, इन्होंने जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम और नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। ये सारे काम किसने किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये सारे काम किए। क्या क्या किए, एक तो इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस मीटिंग में इन्होंने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम
नेशनल सॉन्ग याद रखेंगे वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जनगण मन। 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है अडॉप्ट कर लिया गया। कब अडॉप्ट कर लिया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब इसको जो बनाने में जो लगा, वो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि असेंबली जो है 11 सेशन, 11 बार ये असेंबली जुड़ती है, 11 बार लॉ मेकर्स जो होते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, और ऐसे करके इनकी कई सारी मीटिंग्स होती हैं। और इस मीटिंग्स में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो फ्रेम करने में इसको टाइम लग जाता है ड्राफ्ट को, संविधान के। और ये जो है 141 दिन मिलके बैठते हैं, और 141 दिन में ये क्या करते हैं, टोटल इस ड्राफ्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं। तो जो टोटल अमाउंट जो इनकर्ड हुआ था, इस पर जो खर्चा हुआ था, वो था हमारा 64 लाख। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो असेंबली थी इसके 11 सत्र होते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें टाइम लग जाता है, और 64 लाख रुपए यहाँ पर इस पर खर्च हो जाते हैं। ये भी रिपीट हुआ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर है क्या कि कुछ कमेटीज़ थी जो क्या थी, संविधान को बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई, क्योंकि देयर वर 299 मेंबर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन करवाए थे उसमें 299 मेंबर्स जो थे वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं संविधान बनाने के लिए। तो सबको अलग अलग काम दिए गए, और सबकी एक कमेटी अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटी बना दी गई। उनमें से कुछ मुख्य कमेटीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम important committees of the Constituent Assembly along with their respective chairpersons are as follows। सबसे पहले आती है यूनियन पावर कमेटी। क्या आती है सबसे पहले हमारी आएगी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो है जवाहरलाल नेहरू हमारे चेयरपर्सन थे। अगली आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैंने अपने हिसाब से जो ट्रिक मुझे लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी यूनियन लगा हुआ है, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो उसके चेयरपर्सन कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन है? सरदार पटेल चेयरपर्सन है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फ्लैग कमेटी के JB कृपलानी। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट कमेटी, और उनके चेयरमैन वो मैंने आपको बता दिए जो उनके चेयरपर्सन है। इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इसके साथ 7 और भी मेंबर थे, उनको मैं आपको बताता हूँ कौन थे। देखिए दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस कमेटी ने इस संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर जो है वो चेयरमैन थे। इसके अलावा 7 मेंबर्स और थे इसके, जिसमें हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, N गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णामचारी। ये क्या थे? ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और जो फाइनल ड्राफ्ट है इस तरह से, वो फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स बताता हूँ। यहाँ पर आप इस लाइन में देख रहे हैं कि अडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब अलग है, कमेंस्ड का मतलब अलग है, इनैक्टेड का अलग है। तो हमारा जो संविधान था दोस्तों वो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन जो कमेंसमेंट हुआ वो कमेंस्ड कब हुआ? वो हमारा हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, फिर हमने इतना वेट क्यों किया? क्योंकि वो कुछ जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम जो लॉ मेकर्स थे वो चाहते थे कि ये हमारा जो संविधान है इसको हम किसी स्पेशल डे पर ही क्या करें, इसको कमेंसमेंट इसका करें। तो 1930 में क्या था, एक लाहौर सेशन हुआ था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। वो दिन 26 जनवरी का ही दिन था। 1930 की ये घटना है जब लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट किया गया और ये एक्टिव हो गया। और उसके साथ साथ हुआ क्या, इसमें जब हमारा संविधान जब लागू हुआ उस टाइम इसमें 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे और 395
अनुच्छेद थे। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे शेड्यूल्स बढ़कर 8 से कितने हो गए हैं, वो 12 हो गए हैं। पार्ट्स की बात करूं तो 22 से बढ़कर 25 पार्ट्स हो गए हैं। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो ये 395 से बढ़कर लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, और इसमें बहुत सारे जो है संशोधन हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है संशोधन की, कि इतने सारे संशोधन हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं। देखिए, संविधान मेकर्स जो थे, लॉ मेकर्स जो थे उस टाइम, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स बोलूँ तो उनका दिमाग बहुत आगे तक चला। उन्होंने सोचा कि आज की जनरेशन के हिसाब से जो, या उस तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं उसके हिसाब से संविधान तो ठीक है, आगे परिस्थितियां चेंज होंगी तो ये संविधान नहीं रह सकता। आगे वाली जनरेशन के हिसाब से संविधान में जो भी उनको अमेंडमेंट करने हैं वो आराम से कर सकें, इसलिए संविधान में एक क्लॉज डाल दिया गया, एक आर्टिकल 68 डाल दिया गया, जिसके तहत हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम यही समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो है, अगर आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, क्या क्या उसके पीछे लॉज थे। तो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, इसमें 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस संविधान में देखने को मिलती हैं। आगे हम और जो पॉलिटी का रिमेनिंग पोर्शन है उसको समझेंगे। और आज हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को जो है एक डिटरमाइन करती हैं, वो सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।